दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वक्त पूरे अगर देश दुनिया की बात करें, तमाम तरह की राजनीतिक हलचलें लगातार बड़ी जोर शोर से चल रही है। और कल आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में जिससे गर्मा गर्मी कैमरों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने, सार्वजनिक रूप से उनके सामने आई। और तू मैं पूरी दुनिया ने उन दोनों के बीच में देखी किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को प्रेस के सामने ओपनली कहा और जेलेंस्की ने भी जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती। और जो उन्हें तू मैं थी, ऐसा लगा कि केवल हाथापाई की नौबत जो थी वो रह गई हाथापाई होने की, और तमाम तरह की उनकी आपस में जो आर्गुमेंट है वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने आए। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से मतभेद हैं ट्रंप के और जेलेंस्की के बीच में। और कुछ जिन शब्दों का ट्रंप ने उपयोग किया सार्वजनिक रूप से, उसने कहीं न कहीं इन बातों में तल्खी और बढ़ा दी। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है, चाहे वो नाटो देश की हो या यूरोपियन कंट्रीज की हो, तो ट्रंप जिस तरह से रूस के फेवर में दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, और जो कभी हम कहें बहुत अनेक वर्षों का जो इतिहास है अमेरिका और रूस के बीच में, जो तनातनी का रहा, क्या ट्रंप इस बार नई पटकथा लिख रहे हैं? नई तरह के रिश्तों की जो पटकथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप लिख रहे हैं लगातार, वह जो उनकी बयानबाजी है या उनकी जो रणनीति है, वह बार-बार दिखाई दे रही है। चाहे भारत को लेकर उनका रुख रहा हो, तमाम तरह की बातें, इस बारे में विवाद पैदा हुए कि ट्रंप आखिर चाह क्या रहे हैं? यदि पहली बार हुआ वो 2 राष्ट्राध्यक्ष सार्वजनिक रूप से इस तरह से गरमा-गर्मी उनके बीच हुई हो, मुद्दों पर टकराव हुआ हो और बहस उनके बीच जो आर्गुमेंट हुआ, दुनिया ने देखा। ये शायद पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ हो। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन-से ऐसे कारण हैं और ट्रंप क्या चाह रहे हैं? इन सब बातों में चर्चा करने के बाद में बहुत ही बड़े विदेशी मामलों के जानकार, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। हमारे डॉक्टर प्रभात राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन। नमस्कार प्रशांत जी। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने देखा कल जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो विवाद हुआ है, मतलब कैमरे के सामने ओपनली दुनिया ने देखा कि किस तरह से गर्मा-गर्मी उनके बीच में हुई है मुद्दों के ऊपर। और एक तरह से कहना, अगर हम देसी भाषा में कहें तो हाथापाई की नौबत केवल रह गई थी, जिस तरह से उनमें गर्माहट दिखाई दे रही थी, आपस में एक-दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिशें लगातार थी। और चर्चा की शुरुआत से पहले मैं वो वीडियो भी देख लेते हैं, जिससे हमारे दर्शक उस वीडियो को देख लें। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in जैसा आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने और जेलेंस्की के बीच में जो मुद्दा इतना गर्मा गया कि उन्होंने प्रेस का भी उन्हें ध्यान दिया कि मीडिया सामने बैठा, सार्वजनिक रूप से हम बात कर रहे हैं। मतलब एकदम तू मैं वाली स्थिति हो गई कि दो राष्ट्र प्रमुख के बीच में शायद ऐसा इतिहास में कभी पहली बार ही हुआ हो, शायद कभी इससे पहले ना हुआ हो। क्या लगता है आपको, आखिरकार ट्रंप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ट्रंप का जो पूरा चरित्र है, पहले हम उसको विश्लेषित करें तब समझ में आएगा ट्रंप का एक्शन। सबसे पहला उनका विशेषता ये है ट्रंप की कि वो एक बिजनेसमैन, सबसे बड़े टाइकून हैं। अमेरिका के जो थोड़े से टाइकून्स हैं, कॉर्पोरेट्स के जो बड़े मालिक हैं, वो उनके कैरेक्टर को पहले हमें समझना चाहिए, तब उनके सारे की सारी गतिविधियों को हम समझ पाएंगे। एज ए प्रेसिडेंट, पिछली बार जब वो चुनाव हारे थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, याद है आपको? व्हाइट हाउस में किस तरह से गुंडागर्दी हुई थी, जो 300 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुई। 300-400 वर्ष का इतिहास, 300 से अधिक वर्ष का इतिहास है अमेरिका का। कितने प्रेसिडेंट बने हैं कि हारने के बाद जिस तरह का उनका आचरण था, उससे उनका पता लग जाता है कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। वो एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है उस तरह से जिस तरह के हम अमेरिकन डेमोक्रेसी को समझते हैं। जेलेंस्की के साथ जो उनकी बातचीत हुई और जिस तरह सार्वजनिक हुई, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि डिप्लोमेटिक टॉक्स का इस तरह से सार्वजनिक हो जाना, मतभेद होते हैं देशों के बीच में। ये नाटो कंट्री के सबसे बड़े लीडर हैं इस समय। नाटो इन्हीं की क़यादत में, इन्हीं की लीडरशिप में काम करता है। नाटो कंट्री जिसमें 40 देश शामिल हो चुके हैं,
30 देशों के साथ ये शुरू हुआ था और अब इसमें ईस्ट यूरोप के देश भी शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन का झगड़ा यहीं से शुरू हुआ कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस ने इसका विरोध किया, क्योंकि रूस का पुतिन ये समझता था, जो प्रेसिडेंट पुतिन है, कि ये अब नाटो फोर्सेस उसके बिल्कुल सरहद पर आ जाएंगी। इस पर तनातनी हुई और ये युद्ध को 3 वर्ष से अधिक हो चुके। अभी जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तब से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में ये सुलहनामा हो जाए। जो नाटो कंट्रीज का जो वो नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि नाटो की पूरी मदद से यूक्रेन लड़ रहा है, भले उनकी फौज नहीं गई वहां पर क्योंकि वो नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन पूरा हथियार, पूरा असला, पूरी आर्थिक मदद नाटो कंट्रीज दे रहे हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात है। तो ये नीतिगत मतभेद है। यूक्रेन एक तरह का सहयोगी है अमेरिका का, एज ए टूल उन्होंने रूस को परास्त करने के लिए या रूस को समझिए नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने जेलेंस्की को खड़ा किया। दूसरा बात है कि जेलेंस्की का अपना कैरेक्टर क्या है, ये तो मैंने थोड़ा सा बयान किया। ट्रम्प का कैरेक्टर कि वो बिजनेसमैन है, टाइकून है, पॉलिटिशियन बाद में। तो उनका ये जो आचरण था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एक सिनिकल आचरण था। इस तरह से किसी के साथ झगड़ना ओपनली डिप्लोमेटिक टैक्स में और फिर उसका सार्वजनिक हो जाना, ये अपने आप में 2 देशों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मतभेद होते हैं। अब आप देखिए जेलेंस्की क्या है। जेलेंस्की एक जोकर है, एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे जो सौभाग्य से कहूं या दुर्भाग्य से कहूं यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन गए। ही इज ऑल्सो नॉट पॉलिटिशियंस। दोनों ही पॉलिटिशियंस नहीं है, दोनों की ब्रिंगिंग अप अलग प्रोफेशंस में हुई है। लेकिन सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं देशों का कि वो सर्वोच्च पदों पर आसीन हो गए। अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए और ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं काफी लंबे वक्त से, हालांकि इनका पीरियड समाप्त हो चुका है। तो इनका दोनों का आचरण अनपॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, बल्कि एंटी पॉलिटिकल है, जो डिप्लोमेसी के पूरे कायदे कानून और पूरी गरिमा के विरुद्ध है। मतभेद होते हैं। अमेरिका चाहता है कि अब सुलह हो जाए। अब वो क्योंकि पुतिन के दोस्त रहे पुराने, आप जानते हैं ना, एक बार ये भी आरोप लगा था, प्रशांत जी आपको अच्छी तरह याद होगा, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, कि एक बार आरोप लगा था कि ट्रंप को जिताने में पुतिन का रूबल काम आया, याद होगा जरूर आपको। तो किस तरह की साठगांठ रूस और अमेरिका के और पुतिन और ट्रंप के बीच रही है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का ये समर्थक है पुतिन जो प्रेसिडेंट है और कभी प्राइम मिनिस्टर होता है। सिंस लास्ट 25 years he has been in power, since last 24 years। पहली बार वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे, येल्सिन ने उन्हें बनाया था। इसके बाद वो निरंतर कभी प्रधानमंत्री कभी राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है। वो उन्होंने संविधान बदल दिया। ही इज वर्किंग लाइक ए डिक्टेटर, वी मस्ट से। कभी जानते हैं कि किस तरह से अभी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को जहर देकर हत्या की है, उसकी सारी दुनिया ने उसको देखा है। तो ही इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पर्सन। ट्रंप का अपना आचरण भी बड़ा डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे मैंने अभी बयान किया कि जिस तरह का आचरण हारने के बाद उन्होंने किया, ये कोई लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं कर सकता। किसी राष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया। सभी हारे जीते हैं, आप जानते हैं क्यों, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन जिस तरह से व्हाइट हाउस पर गुंडागर्दी हुई और जिस तरह के मुकदमे इन पर चले, जिस तरह से इनके ऊपर व्यभिचार के आरोप भी लगे, तो इस तरह से ये दोनों जो राष्ट्रपति हैं दुर्भाग्य से इस समय जो मिल रहे थे, इनका आचरण राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, कूटनीतिक तो एकदम नहीं है। कूटनीति के तो कभी गुस्सा करता ही नहीं एक दूसरे पे। चलिए ये लोग कूटनीति के माहिर नहीं है, राष्ट्रपति तो है, पॉलिटिशियन तो है। तो ये जो तमाशा दुनिया ने देखा है, ठीक है कि अमेरिका मदद बंद कर देगा और पुतिन ने लालच दिया है कि वो जीते हुए प्रदेशों का सारा मिनरल अमेरिका को दे देगा। तो ये तो बिजनेसमैन है। अभी हिंदुस्तान के साथ इन्होंने क्या आचरण किया आपने देखा, वो कोई राजनीतिक नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारे लोगों को निर्वासित किया गया है, बेड़ियां हथकड़ी लगा के, पहले भी निर्वासन होते रहे सारी दुनिया में होते रहे, लेकिन इस तरह का निर्वासन देखा है आपने कभी? ये सिर्फ अपने अहंकार को, वी आर ग्रेट अगेन, अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन, इस सनक के तहत तो उन्होंने जो है सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेंगे। वो उन्होंने यूरोप को बना लिया, नाटो कंट्रीज को बना लेंगे, हिंदुस्तान भी उनका शत्रु बन जाएगा जो कि उनका मित्र है पिछले
24 वर्षों से कम हमें हमारे अंदर गहरी मित्रता है। जब से 9/11 का अटैक हुआ है उससे पहले हमारी मित्रता नहीं थी। वो कश्मीर की पूरे के पूरे जिहादी वॉर को वो जंग आजादी बता रहे थे। दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान आउटराइटली सिंस 1947। हर युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया अमेरिकन से। लेकिन 2000 से हमारी दोस्ती बढ़ी चली और व्यापार बढ़ा। भले वो व्यापार हमारे पक्ष में है, अब वो चाहते हैं कि वो टैरिफ लगा के वो संतुलन जो अमेरिका के पक्ष में चला जाए। तो उनका जो पूरा आचरण है वो एक बिजनेसमैन का, एक टाइकून का आचरण है, एक कॉर्पोरेट के लीडर का आचरण है। किसी देश के राष्ट्रपति का आचरण उनका नहीं है, जितना मैंने समझा है। थोड़ा बहुत जो मेरे समझ में आ रहा है इतने दूर बैठकर अमेरिका से, वो ये समझ में आ रहा है। अच्छा, जो ट्रंप का जो आचरण है, अगर हम बात करें कि यूरोपियन कंट्रीज का भी लीडरशिप अमेरिका करता है, नाटो देश की भी वही लीडरशिप करता है, तो ऐसे में यूक्रेन को लेकर जो ट्रंप के बीच विवाद पैदा हुआ है और हम देख रहे हैं कि उसमें नाटो की जो प्रतिक्रिया आई है, यूरोपियन देश की जो प्रतिक्रिया आई है, वह यूक्रेन के पक्ष में दिखाई देते हैं खड़े हुए। तो ऐसे में जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो लीडरशिप अमेरिका की रही है और नाटो की रही है, उसमें कहीं मतलब डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है क्या? अमेरिका के खिलाफ पूरा नाटो जो पूरा ग्रुप है और पूरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्या लामबंद होंगी यूक्रेन के साथ खड़ी होकर? क्योंकि कनाडा के पीएम ने भी कह दिया है, यूक्रेन के पक्ष में अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तो तमाम जो देश हैं जो पूरे जुड़े हुए हैं इस पूरे ग्रुप से, वो अमेरिका के स्टैंड से अपने को अलग रख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको ऐसे में आने वाले समय के अंदर पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज की जो राजनीति है, नाटो की जो राजनीति है, वह अमेरिका के खिलाफ क्या ताल ठोकने को तैयार हो रही है? मतलब खासतौर से ट्रंप के खिलाफ, खासतौर ट्रंप के खिलाफ। नहीं, अमेरिका के खिलाफ तो वो कभी नहीं रहे। अमेरिका के तो साथी हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। तभी नाटो का निर्माण हुआ था वार्सो पैक्ट के विरुद्ध। वार्सो पैक्ट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। जो पुराना सोवियत यूनियन था उसके नेतृत्व में वार्सो पैक्ट हुआ, जिसमें ईस्टर्न यूरोप के सारे देश थे। वो सारे कम्युनिस्ट देश थे। पोलैंड था, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था, बल्गारिया था, आप जानते हैं। ये इनसे मिलकर एक वार्सो पैक्ट का उदय हुआ और वार्सो पैक्ट नाटो के विरुद्ध खड़ा हुआ। अब सोवियत यूनियन का डिबेकल हो गया, वो बिखर गया सोवियत यूनियन, उसमें से 15 देश बन गए। उसके बावजूद भी नाटो समाप्त नहीं हुआ, जबकि नाटो को खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो वार्सो पैक्ट और रूस के विरुद्ध शुरू हुआ था ना। अब बीच में रूस और अमेरिका की दोस्ती भी बहुत रही है, आपको मालूम है। शुरुआती दौर में येल्सिन खुद जो है वो चाहते थे कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं। शुरू में पुतिन भी चाहते थे। पुतिन ने बाकायदा अप्लाई किया था नाटो के अंदर के मुझको भी मेंबर बना लो अपना, लेकिन रूस को नहीं बनाया मेंबर। यूक्रेन को बनाने के लिए तैयार थे और ये युद्ध शुरू हुआ। फरवरी 22 में ये युद्ध शुरू हुआ और 3 वर्ष पूरे कर चुका है ये युद्ध। फरवरी भी निकल चुका है 25। तो ये कितना भयानक तबाही ला चुका है और बहुत बड़ा करीब 20% हिस्सा यूक्रेन का रूस के फौज के कब्जे में है इस समय। क्रीमिया तो पहले ही छीन लिया था उसने, यूक्रेन से क्रीमिया तो 2014 में छीन लिया था ना, 2014 में छीन लिया था। इसके बाद अभी बहुत सारे इलाके छीन लिए। विस्तार में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारा ये इस समय विषय नहीं है युद्ध जो है कि युद्ध की क्या स्थिति है। हमारा विषय तो दूसरा है कि हम ये यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के भी जो तू मैं हुई है, इसका क्या असर होगा। आपने ये विषय उठाया। अभी दूसरा प्रश्न आपने ये उठाया कि यूरोप के साथ क्या संबंध अब ट्रंप के रहेंगे, ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के कैसे संबंध रहेंगे। तो स्थिति ये है कि खुलकर यूरोपियन कंट्रीज अब ताल ठोक कर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति तो आ चुके हैं। एक अकेला देश ब्रिटेन रह जाएगा और वो भी नहीं रहेगा। पूछे क्यों? इसलिए कि वहां लेबर पार्टी इस समय कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है, which behaved like a stooge of America since long। लेबर पार्टी 400 पार है। चले थे मोदी जी 400 पार करने पर, होगी लेबर पार्टी 400 पार। लेबर पार्टी का पूरा करेक्टर वामपंथी करेक्टर है, आप जानते हैं शुरू से। कंजर्वेटिव पार्टी राइटिस्ट है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी का करेक्टर किसी हद तक लेफ्टिस्ट है अमेरिका की। रिपब्लिकन पार्टी एकदम कंजर्वेटिव पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी है। तभी मोदी जी के ट्रम्प की इतनी मोहब्बत रही, आप तो जानते हैं ना। ये सब दोनों राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं और अपनी सुपीरियरिटी की बात करते हैं। जैसे ये हिंदू सुपीरियरिटी की बात करते हैं, वो अमेरिकन की
गोरे लोगों की सुपीरियरिटी की बात करते हैं। इनके ट्रंप के विचार में अमेरिका ग्रेट क्या है? कौन सा अमेरिका ग्रेट है? वो अमेरिका जो कालों के खिलाफ है, वो अमेरिका जो यूरोप के खिलाफ है, वो अमेरिका जो मैक्सिको के खिलाफ है, वो अमेरिका जो कनाडा को अपना हिस्सा बता रहा है। वो अमेरिका कौन सा अमेरिका है? ये अब्राहम लिंकन का अमेरिका तो है नहीं, ये जॉर्ज वॉशिंगटन का भी अमेरिका नहीं है। ये तो कोई और ही अमेरिका है जो दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है, आसपास के देशों पर भी, जो हमसे भी बैर करना चाहता है और पुतिन जैसे डिक्टेटर से दोस्ती करना चाहता है, जो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है। जो डेमोक्रेटिक अमेरिका है वो एक डिक्टेटोरियल प्रेसिडेंट के साथ, सारी दुनिया जानती है कि पुतिन डेमोक्रेटिक नहीं, वो किस तरह रिगिंग करते हैं इलेक्शंस में। सारे इलेक्शंस उन्होंने ऐसे जीते हैं। वो पद छोड़ना नहीं चाहते जीते जी, वो आजीवन राष्ट्रपति रहना चाहते हैं रूस के। उनकी परम दोस्त है, दोनों कैरेक्टर एक सा है होता तभी दोस्ती होती है। दोस्ती का आधार क्या है? चरित्र अगर न मिलते हो तो दोस्ती नहीं हो सकती। विभिन्न चरित्र के लोगों में दोस्ती नहीं हो सकती। इस समय यूरोप का कैरेक्टर एकदम अलग है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फ्रांस के अंदर कम्युनिस्टों की ताकत बहुत बढ़ चुकी है इस बार। जिस तरह से लेफ्टिस्ट की ताकत ब्रिटेन में बढ़ चुकी है, उस तरह से फ्रांस जो लीडिंग कंट्री है, जो यूएनओ के अंदर परमानेंट मेंबर भी है सिक्योरिटी काउंसिल का, द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ मिलिट्री पावर इज कंसर्न। जर्मनी इज नॉट। जर्मनी आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जर्मनी बहुत शक्तिशाली है आर्थिक रूप से, लेकिन जर्मन की रणनीति भी कोई अमेरिका को टो नहीं कर रही है इस समय। इस समय नाटो का नेतृत्वकारी शक्तियों में दो ही प्रमुख देश हैं, बाकी छोटे छोटे देश हैं। नीदरलैंड है, डेनमार्क है, आपको मालूम है सारा का सारा, हमारे श्रोता भी जानते हैं। और छोटे छोटे देशों को 1.5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है। यही 3 बड़े कंट्रीज हैं। इंग्लैंड 8 करोड़ का है, फ्रांस करीब 8-9 करोड़ आबादी वाला देश है, और तीसरा जर्मनी। दे आर 3 पावरफुल नेशन इन यूरोप। अब तीनों की राजनीति ट्रंप के विरुद्ध जाएगी, तो निश्चित रूप से ये तनातनी यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ेगी, जिससे सारी दुनिया को फायदा होगा। क्योंकि नाटो ने बड़ा कहर ढाया है मिलकर दुनिया पर, इराक को तबाह किया है, आपने देखा। ये ईरान के विरुद्ध खड़े हैं। ये इन्होंने जो है अभी साउथ यमन के अंदर कितना जुल्म ढाया है। ये नाटो अगर बिखरता है तो विश्व का बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो साम्राज्यवादी फितरत का संगठन है अमेरिका के नेतृत्व में, नव साम्राज्यवादी, जो आर्थिक अपना शिकंजा चाहता है सारी दुनिया पर, आर्थिक शिकंजा। अब वो शिकंजे वैसे नहीं रहे सीधे गुलामी के, अब ये नए शिकंजे कॉर्पोरेट के, कि सारी दौलत को हत्या लो, सारे मिनरल्स हत्या लो, सब कुछ हत्या लो, भूखा नंगा कर दो उस देश को। कंगाल पहले तो सीधे आक्रमण करके हत्याते थे। दौलत ही तो हत्याने आए थे अंग्रेज हिंदुस्तान की, हत्या के ले भी गए बेशुमार दौलत। तो अब ये नए तरीके ईजाद किए साम्राज्यवादियों ने। पिटने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने सबक सीखे हैं, जब इनको बुरी तरह मारा गया, नेस्त नाबूद किया गया। वो लोकल कॉर्पोरेट के साथ मिलकर पूरे मुल्क को लूट लेना चाहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक अंतर विरोध है, ये नेचुरल कंट्रडिक्शंस हैं बिटवीन नाटो कंट्रीज एंड बिटवीन अमेरिका। और इस समय जो पूरा उनका कैरेक्टर है ना ट्रम्प साहब का, वो है दौलत, हाय दौलत, कहाँ से लाऊं दौलत। क्योंकि अमेरिका का दिवाला निकल चुका है, आप जानते हैं अच्छी तरह। अमेरिका के अंदर जो उसकी जीडीपी उससे ज्यादा बोरोइंग हो चुकी है, जैसे हमारे हाल हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का हो चुका। अभी बड़ी मुश्किल से जान बची है दिवाला निकलने से अमेरिका की, आप जानते हैं अच्छी तरह, सारी दुनिया जानती है। तो इस तरह से अमेरिका संसद ने दिवाला बचाया है अमेरिका का आर्थिक। तो अब उनका एक एजेंडा कैसे अमीर बनाया जाए, क्योंकि अमीरी में उनको ताकत दिखती है ना। हथियार कहाँ से आएंगे? दौलत से। कहाँ से आएंगे हथियार? जिन हथियारों के बल पे आप यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं, या सारे युद्ध लड़े हैं, आपने इराक का भी लड़ा है, आपने सीरिया में भी दखलंदाजी की है, सब जगह आप जानते हैं क्या क्या किया अमेरिका ने। आप वियतनाम में हारकर भागे, आप अफगानिस्तान में 20 साल लड़ने के बाद दुम दबा के भागे, आप कोरिया के डिक्टेटर से मिलने चले गए थे ट्रम्प साहब पिछली बार। वो जो दुर्दान डिक्टेटर है जिसका साथी है पुतिन, उससे मिलने गए ट्रम्प साहब? नहीं गए, सबको मालूम है। तो कैरेक्टर ऑफ ट्रम्प इज अ डिक्टेटोरियल कैरेक्टर, ही इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद अपने आप में एक तानाशाह वृत्ति के सन की आदमी है, सन की राष्ट्रपति है। और वो क्या कर सकते हैं हम नहीं जानते। हो सकता है कल को मुसोलिनी साबित हो, कोई नहीं जानता। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा युद्ध शुरू कर दे,
बिल्कुल, बिल्कुल। भाई ऐसे ऐसे जो राजनेता हैं वो कब क्या करते हैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है और रातों क्या सपना है, सुबह क्या घोषणा करते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का, ऐसे न जो राजनेता हैं। अच्छा इसी से 2 दिन 3 दिन पहले उनके एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो और पोस्ट हुआ था जिसमें ट्रम्प गाजा दिखाया गया था और उसमें एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों वहाँ पे गाजा की सड़कों पर डांस करते महिलाओं के साथ दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रम्प मतलब एआई जनरेटेड है वो एआई जनरेटेड वीडियो है लेकिन जिस तरह से उसके द्वारा मैसेज दिया गया कि गाजा हमारे कब्जे में होगा गाजा को हम अपने हिसाब से उसे बनाएंगे बढ़ाएंगे तो जो डोनाल्ड ट्रम्प बार-बार अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं विस्तारवादी जो चीन के ऊपर आरोप लगते हैं विस्तारवादी चीन विस्तार करता अपने सीमाओं का लगातार विभिन्न तरह से क्या डोनाल्ड ट्रम्प भी उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं चाहे वो मैक्सिको को सीधा कहने की बात हो कनाडा को कहने की बात हो हमारा 52वां आप राज्य बन जाइए और गाजा को लेकर जो वीडियो उनका सोशल मीडिया पे इस समय पोस्ट हुआ है एआई जनरेटेड वीडियो है जिसमें एलन मस्क के साथ वो दिखाई देते हैं उस वीडियो के अंदर गाजा को लेकर तो मतलब स्पष्ट वो मैसेज दे रहे हैं पूरी मैसेजिंग स्पष्ट है डोनाल्ड ट्रम्प की उन्हें ये परवाह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोग क्या कहेंगे कूटनीति पर अमेरिका की जो एक पूरी जो विस्तृत इमेज रही है दुनिया के अंदर उस पर क्या फर्क पड़ेगा केवल उन्हें दिखाई देता है जैसा आपने कहा व्यापारिक दृष्टिकोण उन्हें दिखाई देता है कि कहां से मैं धन पैदा कर लूं और जैसे उन्होंने गोल्डन कार्ड की जो ट्रम्प कार्ड का जो बताया है कि लगभग भारतीय रुपीस की बात करें 44-45 करोड़ आप दीजिए और सिटीजन नागरिकता ले लीजिए अमेरिका की तो ये जो पूरा खुला खेल खेल चल रहा उनका ये क्या इशारा करता है अमेरिका के दृष्टिकोण से देखिए ऐसा है कि आपने चीन का भी जिक्र किया चीन का जो करेक्टर है वो विस्तारवादी है एक्सपेंशनिस्ट आसपास के इलाकों में वो अपना जैसे साउथ चाइना सी में उसने कई द्वीप कब्जा लिए हैं जो उसके नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी उसको हार का सामना करना पड़ा लेकिन वो खाली नहीं कर रहा लेकिन अमेरिका का करेक्टर विस्तारवादी नहीं नव साम्राज्यवादी है बेसिक फर्क है चीन कहीं दूर जाकर हमले नहीं करता कहीं दूर जाकर आक्रमण नहीं करता कहीं किया उसने आज तक बताइए तिब्बत कब्जाया वो पड़ोस में था है ना अभी ताइवान को लेकर वो उसके अंदर बड़ी खलबली मची हो कहता हमारा है था भी उसका इसमें कोई झूठ भी नहीं है वो तो अमेरिका ने छीना उससे सब जानते हैं सारी जैसे हांगकांग छीना था अंग्रेजों ने लेकिन अमेरिका तो अपने देश से बाहर जाकर हमले करता है कहीं तेल हथियाने के लिए करता है कहीं मिनरल्स हथियाने के लिए करता है कहीं दौलत हथियाने के लिए करता है अब ट्रम्प के लीडरशिप में तो नंगा नाच करेगा अमेरिका पहले जरा तहजीब के साथ तमीज के साथ सभ्यता के साथ पेश आता था अमेरिका क्लिंटन का अमेरिका जो ऑस्लो पैक्ट कराता है ना जो अधिकारों को फिलिस्तीनियों के स्वीकार करता है ट्रम्प स्वीकार नहीं करते ट्रम्प तो यरूशलेम राजधानी ले आए थे जबकि यूएनओ के हिसाब से यरूशलेम इज इंटरनेशनल सिटी जो भी थोड़े बहुत जानकार हैं विदेश नीति की या विदेशी मामला के वो जानते हैं कि यरूशलेम को डिक्लेयर किया यूएन ने इंटरनेशनल सिटी वो इजराइल का नहीं है इन्होंने क्या किया पिछले टर्म में ये टेल अवीव से उठाकर अमेरिका की राजधानी ले आए यरूशलेम कहने लगे यरूशलेम तो इजराइल का है तो ये तो इनकी जो दोस्ती है वो नेतन्याहू से बहुत ज्यादा है अब ये दिखा नहीं रहे थोड़ा सा इन्होंने दुनिया को अपना फेस दिखाने के लिए वहां शांति करा दी है लेकिन उसके इरादे वही है जो आप एआई का प्रश्न नहीं है एआई तो सिर्फ एक तमाशा है जैसे हमारे यहाँ भी एआई का बड़ा तमाशा चल रहा है कि कुंभ ना लिए पुतिन कुंभ ना लिए आपने देखे होंगे वीडियो भी मूर्खतापूर्ण वीडियो इंडियन मीडिया के हमारे गोदी चैनल के मीडिया देखे ना आपने कैसे कैसे जो है एआई डाले हैं दिखाने के लिए कि हम बड़े विश्व गुरु बन गए झूठे तो ये जो झूठ की फितरत है ना झूठ की एआई क्या झूठ पर खड़ा खेल है एक आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स के लोगों ने कि ट्रम्प पिछले टर्म में कितनी बार झूठ बोल चुके हैं कैलकुलेट किया एक बड़े जर्नलिस्ट ने छोटे मोटे जर्नलिस्ट ने कहा वो इंटरनेशनल डिपुटेशन का न्यूज़पेपर है जिसकी सारी दुनिया में इसलिए प्रतिष्ठा कि वो ट्रम्प से नहीं डरा था जैसे इंडियन मीडिया डर गया ना मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत पुराना अखबार है अमेरिका के अखबार नहीं डरे यही उम्मीद लगती है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ एक काले की अगर कोई गोरा हत्या करता है सिपाही तो सारा अमेरिका उठ खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा गोरे लोग उसके विरोध में आते हैं दैट इज द होप ऑफ अमेरिका ट्रम्प का अमेरिका असली अमेरिका नहीं है असली अमेरिका कुछ और है
जो इंसानियत से भरा हुआ है, जो डेमोक्रेटिक फीलिंग से भरा हुआ है, तो लोगों की मदद भी करता है। तो इसलिए जो है मेरा तो कहना यह कि जो गाजा पर उनका सपना है वो सपना बड़ा भयानक है। वो वैसा ही सपना है जैसे कनाडा को हथियाने का है, वो वैसा ही सपना है जैसे मैक्सिको को कहते हैं ये तो हमारा है, मैक्सिको की घाटी तो अमेरिकन वैली है, मैक्सिको वैली का है, पनामा की कहाँ है, अमेरिका की है। देखा नहीं अभी हाल ही में कैसे कैसे बेहुदा बयान दिया इन्होंने। तो गाजा पर जो इनकी नीयत है बहुत खराब रही अमेरिकन की। सदा वो पहले फिलिस्तीनियों के अधिकारों के विरुद्ध खड़े रहे, जबकि सारी दुनिया कहती है कि यूएन ने 45% दिया था पैलेस्टीनियंस को और 55% लैंड दी थी किसको, इजराइल को, यहूदियों को। जबकि उस यूएन पर आधिपत्य था साम्राज्यवादी देशों का जो युद्ध हार चुके थे, जीत चुके थे, सॉरी हार नहीं चुके थे, जीत चुके थे। उसमें फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका, 3 मुख्य देश थे। चाइना भी था, पुराना वाला चाइना, ताइवान वाला बड़ा वाला चाइना तो बाद में आया, उसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना। उनके नेतृत्व में यूएन ने प्रस्ताव पास किया था 1947 में। 48 में इजराइल का उदय हुआ, लेकिन कितनी जमीन मिली उसको आज? उसके पास सिर्फ 15% जमीन है इनके पास कुल। सारी जमीन छीन ली युद्धों के अंदर। किसके हथियारों के बल पे? अमेरिकन हथियारों के बल पे, क्योंकि अमेरिका में यहूदी लॉबी बड़ी ताकतवर है। ये जो जूस है ना, जिनको आप जूस कहते हैं ना, इनको बड़ा जुल्म हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने बड़ा जुल्म ढाया, 60 लाख से अधिक मार दिए थे गैस चैम्बर्स में। वो अब कितना जुल्म ढा रहे हैं। अभी देखिए आया है कि वहां का मलबा हटाने में कितने वर्ष लग जाएंगे। गाजा पर इतनी बमबारी की है, बच्चे मार दिए, महिलाएं मार दी। मारने तो आतंकवादियों गए थे, आतंकवादी कहां मरे? वो तो टनल से निकल गए। ये जो हमास के टेररिस्ट को मारने गए थे ना इजरायली फौज, और अब वेस्ट बैंक वालों को मारे। वेस्ट बैंक वाले तो इनके खिलाफ नहीं थे ना। वेस्ट बैंक पर तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी का रूल है, हमास तो वहां है ही नहीं, उनको हम मार रहे हैं। कौन खड़ा है पीछे? अमेरिका। तो अमेरिका को लेकर या ह्यूमन राइट्स को लेकर इनका, या यूएन को लेकर इनके अंदर कितनी मोहब्बत और कितना सम्मान है आपने देख लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए कि 2 पैसे खर्च न करने पड़ जाए कहीं दुनिया की भलाई के लिए। अभी जो है जो पीस ट्रीटी है ना एनवायरमेंट पर, जिससे सारी दुनिया अब ग्लोबल वार्मिंग से दहक रही है, आप जानते हैं, कगार पर है ध्वंस के। अणु बम तो बाद में करेंगे विनाश, पहले तो ये प्रकृति विनाश कर देगी हमारा। तो उस संधि से जो पेरिस ट्रीटी है उससे कौन निकला? ट्रंप निकले। तो कितने ट्रंप मानवतावादी हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए। उन्हें सिर्फ दौलत से प्यार है, सिर्फ दौलत से, इंसान से नहीं, इंसानियत से भी नहीं। तो ट्रंप के तो जो उनके रणनीति है, सारे जी ट्रंप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो प्रदर्शित करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। अपनी जो हेकड़ी है, उनकी जो दादागिरी है, उससे अमेरिका की जो पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह कितनी उस पे चोट पड़ने जा रही है। और जिस तरह चाइना अपना लगातार पूरी दुनिया पे आधिपत्य जमाने या अपना प्रभाव जमाने की जो कोशिश कर रहा है, क्या चाइना को चांस मिलेगा कि अमेरिका के पैरेलल में दुनिया पे अपना जो प्रभाव है उसे स्थापित करने के लिए कोशिश और बढ़ा दे अपनी? क्या लगता है आपको? भाई देखिए, चाइना की रणनीति काफी किसी हद तक सफल है। इसलिए रूस जो है, जो कभी चीन का दुश्मन था एक दौर में, 1968 में दोनों के बीच जंग भी हुई, युद्ध हुए व्लादिवोस्तोक को लेकर, क्योंकि ये तो चीन तो सबको अपना बताता है ना। जैसे हमारे नेफा को अपना बताता, अरुणाचलम को, ऐसी व्लादिवोस्तोक एक शहर है वहां पर समुद्री तट पर, उसको अपना बताता था। ये जाने किसे अपना बता दे, आसपास के देशों में पुराने नक्शे दिखाता है। लेकिन चीन इस समय इसलिए सफल है कि आर्थिक दृष्टि से अमेरिका को पीट रहा है हर जगह। ट्रेड वार इसलिए की थी शुरू पुतिन ने। आर्थिक शक्ति में अमेरिका से कहीं अधिक प्रबल हो चुका। मैंने बताया ना, अमेरिका तो आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है। उसकी जीडीपी से ज्यादा उसकी बोरोइंग है, उसका कर्जा उसकी जीडीपी से ज्यादा हो चुका अमेरिका का। हमारा भी होने वाला है महाराज। ये जो चमकता हुआ कहते हैं, शाइनिंग इंडिया कहते थे, बड़ी भारी ट्रिलियन इकोनॉमी की डींगा हाकी जा रही है। जो पाकिस्तान का हो चुका है हाल, अभी $3 अरब ना मिले होते तो पाकिस्तान का दिवाला निकल चुका होता। अगर आप बोरोइंग को वापस नहीं करते तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलता, आपको दिवालिया घोषित करना पड़ता है। जैसे ग्रीक ने 2 बार दिवालिया घोषित किया अपने को, अभी हाल ही में, पिछले 10 वर्षों में 2 बार। तो दिवाला ना निकल जाए, चीन का तो बहुत दूर है। चीन तो बहुत शक्तिशाली है, कितना उधार देता है फिर कब्जा करता है।
अभी हम्बन टोटा पर उसने इसी तरह किया, बहुत सारे उसमें करता हो, तो वो दुनिया में कर्जा बांटता फिरता है। अब फिर उस कर्जे के एवज में बहुत सारी जमीनें हथियाता है धीमे धीमे। तो अमेरिकन रणनीति एकदम दूसरी तरह की है। अब चीन का सबसे बड़ा दोस्त रूस हो गया है। सारी लड़ाई किसके हथियारों से लड़ी? पुतिन ने। तेल बेचा अमेरिका ने चीन को, चीन के बाद तेल नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं है, 80% हम बाहर से मंगा रहे हैं, और हथियार दिए बार्टर सिस्टम। तभी तो कह रहे हैं ये ब्रिक्स नई करेंसी चलाएगा, जिसके लिए ट्रम्प बहुत आपत काट रहे हैं, और हम चुप बैठे हैं। हम भी तो ब्रिक्स के सदस्य, हमसे कहा नहीं गया कि भाई हमारा क्या कर लोगे तुम, हम तो ब्रिक्स के साथ हैं। कहानी कहा भी कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स कंट्रीज पर अगर इन्होंने अलग करेंसी चलाई, और अलग करेंसी तो चल रही है। चीन सारा लेन देन अपनी करेंसी युआन में कर रहा है। रूबल और युआन एक्सचेंज हो रहे हैं, रूबल और इंडियन रूपी एक्सचेंज हो रहे हैं इस समय। आप जानते हैं अच्छी तरह, हम जो रूस को पेमेंट कर रहे हैं वो डॉलर में नहीं कर रहे हैं, वरना हमारी आफत आ जाती है। अब तक हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया होता, जितना तेल हमने खरीदा है। हम सारा तेल शुद्ध करके बेच रहे हैं अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की सब यूरोप की सप्लाई बंद है। आप जानते हैं गैस कितना बड़ा फायदा हमने उठाया रूस से दोस्ती का, और चीन ने कितना बड़ा फायदा उठाया है। तो देखो चीन को कितना सस्ता तेल मिल रहा है। पहले ईरान से लेता था हमारी तरह चीन सबसे ज्यादा, ईरान भी उसके अलग पावर है, तब उसे बड़ा महंगा तेल मिलता था। आप जानते हैं इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं तेल के, वो चीन के रूस के मुकाबले करीब करीब 1.5 गुने हैं। सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह इस बात को। जितने पैसों में हमें रूस तेल दे रहा है, अगर फ्री मार्केट से हम खरीदें, ओपन मार्केट से, इससे 1.5 गुना महंगा तेल मिलेगा। और हम किस में पेमेंट कर रहे हैं उसको? अपने सामान में, रुपी में, जैसे पहले करते थे सोवियत यूनियन के समय। सोवियत यूनियन के समय हम डॉलर में नहीं एक्सचेंज होता था रूस के साथ हमारा। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाई रूस ने, आपको मालूम है। सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रूस के द्वारा ही हुआ। राउरकेला, भिलाई, एक बताऊं कितने स्टील प्लांट्स, कितने कितने इंडस्ट्री लगी, कैसे लगी? कोई एक रुपये का ब्याज नहीं दिया हमने रूस को कभी, 1 रुपया का ब्याज। इंटरनेशनल मार्केट के ब्याज से आपका दम निकल जाता है। अभी आपने कितना ब्याज ले रखा है वर्ल्ड बैंक से? हम जानते हैं ये जो डेवलपमेंट का आप देख रहे हैं ना तमाशा, ये वर्ल्ड बैंक का ही कर्जा है हमारा, कौन चुकाएगा इसे? और बड़ी ऊंची दर पे मिलता है। इसी से पाकिस्तान तबाह हुआ। पाकिस्तान अमेरिका से कर्जा लेता है, वो भी बहुत ऊंची दर पर मिलता है, ब्याज दर पर। और जो वर्ल्ड बैंक का तो आपको पता ही है, वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का ही आधिपत्य है, IMF पर भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी, यहीं से तो पैसा मिलता है हमको आजकल। अभी रूस ने काफी हद तक हमारी इकोनॉमी को बचाया है, युद्ध ने ही सही चाहे, विवशता में ही सही चाहे, क्योंकि दुनिया ने उसका तेल लेना बंद कर दिया। यूरोप ने, यूरोप में मेन सप्लाई था इसका, अमेरिका में सप्लाई था। रशियन के पास तो अपार तेल है, अरब कंट्रियों से 4 गुना तेल है उसके पास, रूस के पास, सब जानते हैं। मिनरल्स अभी तो एक्सप्लोर ही नहीं हुए, साइबेरिया तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, क्योंकि उतना विराट देश है वो, हमसे 5 गुना क्षेत्रफल है रूस का। तो अब टूटे हुए रूस का, जब तो 7 गुना था जब सोवियत यूनियन था, अब तो 5 टाइम्स तो अब भी है, और वो भरा पड़ा मिनरल से। तो अभी इस युद्ध के दौर में जहां यूक्रेन तबाह हुआ और रूस पल्लवित हुआ, फला फूला, उसकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी दुनिया कह रही है, आश्चर्य भी कर रही है, युद्ध में भी इतनी, क्योंकि हम बैठे हैं ना, चाइना बैठा है ना, ईरान बैठा है ना, सारे हथियारों की सप्लाई चाइना के साथ, ईरान के साथ चल रही है। ईरान उसको ड्रोन दे रहा है, वो उसे बड़े बड़े हथियार दे रहा है, सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि ईरान को भी हथियार चाहिए। छोटे हथियार ईरान बनाने में बड़ा माहिर हो गया है, बड़े बड़े हथियार तो अब भी हम रूस से खरीद रहे हैं ना। अभी देखा नहीं आपने, ये जो F-35 की बात हुई, फाइटर जाइटर 35 अभी की बात करके आए ना, अभी ट्रम्प ने कहा हमारा खरीद लो। Su-57 जो है उससे कम पैसों में, आधे पैसों में, और ज्यादा कॉम्पिटेंट है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं, हमारे अपने एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। हम क्यों खरीदेंगे बावले हम? और जो मोदी जी खरीदेंगे, मोदी जी की आफत नहीं आ जाएगी देश में? मोदी जी को सत्ता नहीं चलानी, अभी वैसी माइनॉरिटी में बैठे हैं, 240 लेके 400 पार कर रहे थे। अगर जरा भी इस तरह की हरकतें की इन्होंने, वैसी बहुत बदनामी होगी। हमारे हथकड़ियां लगा के उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए, ट्रम्प के खिलाफ।
ट्रम्प जैसे जेलेंस्की जैसा छोटा देश मैक्सिको और कैलिफोर्निया जैसे लोगों ने चैलेंज कर दिया, वापस कर दिया हवाई जहाज कि हम नहीं उतरने देंगे, हम अपने हवाई जहाज भेजेंगे। हमने किया, एक स्वाभिमानी देश के रूप में हमने आचरण किया ट्रम्प के खिलाफ, ट्रम्प के पागलपन के खिलाफ। वी शुड हैव डन इट। नहीं करना चाहिए था हमें क्या? हम विश्व गुरु होने का झूठा दावा कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी का वो जो है डींगे हाँक रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम ट्रम्प के खिलाफ, हमारे मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सके स्वाभिमानी देश के तौर पर, स्वाभिमानी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बोल सके क्या? तो जो पूरा सीन है, जो पूरा सीन बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति को लेकर, ट्रम्प की बयानबाजी, ट्रम्प का जो व्यवहार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब कैमरे के सामने तो आ चुका है कि कोई दिव्य छिपी बात नहीं है कि ट्रम्प क्या चाह रहे हैं दुनिया के अंदर, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने को। ऐसे में भारत के दृष्टिकोण से भी अगर हम ट्रम्प की जो राजनीति है, जो उनकी नीतियां हैं, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का जो स्टैंड है वह किस तरह से होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मोदी जी भी गए थे अमेरिका, और ट्रम्प ने जिस तरह से टैरिफ की बात की उनके सामने ही, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन, अभी कोई कड़ा रिएक्शन अमेरिका के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर सामने नहीं आया है। और जबकि चाहे छोटे देश हों, उन्होंने बड़ा कड़ा रिएक्शन ट्रम्प को दिया है, चाहे कनाडा की बात करें या जेलेंस्की की बात करें। और कोई अच्छा बताएगा, कोई बेकार बताएगा उसे। लेकिन बात यह है कि हमारा क्या रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख पाते हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की नई परिभाषा तय कर रहे हैं, नई तरह से परिभाषित कर रहे हैं अमेरिका की राजनीति को, रणनीतियों को, नीतियों को उनकी। तो भारत को स्टैंड किस तरह से अपना स्पष्ट करना चाहिए कि वह ट्रम्प की जो मुद्दे हैं, ट्रम्प जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या भारत को भी स्पष्ट रूप से अपने विचारों को रखना चाहिए? भाई रखना तो चाहिए, अगर हम किसी के दबाव में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम अपने यहाँ को स्वाभिमानी देश कहते हैं, खुद मुख्तार सॉवरेन कंट्री कहते हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय हितों को पेश नहीं करना चाहिए क्या? हमारे अपने राष्ट्रीय हित है नहीं है, हमारे राष्ट्रीय हित है कि हमसे बराबरी का व्यवहार किया जाए, हमारे राष्ट्रीय हित है कि हमारे नागरिकों का अपमान न किया जाए। एक कोलंबिया जैसा कंट्री वापस कर देता है। अभी मैंने कहा कोलंबिया जैसे देश ने विमान उतरने नहीं दिया जब हथकड़ियां बेड़ियां लगा के लाए। चीन के साथ क्यों नहीं कर रहे ऐसा व्यवहार? ये चीन के ज्यादा हैं लोग हमसे अप्रवासी अवैध, चीन को भेजे ना, चीन अभी मुंह तोड़ जवाब देगा, बता देगा इन्हें सही। क्योंकि चीन जो है वो आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली है, कमजोर को दबा रहा है। ये शख्स जिसका नाम ट्रम्प है, ये शक्तिशाली से नहीं टकरा रहा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीन है ना, चीन से झगड़ा है ना इसका। ट्रेड वार चीन से, हमसे थोड़ी ना है, हमसे क्या ट्रेड वार लड़ेगा? हम तो कोई शक्ति नहीं, आर्थिक शक्ति है ही नहीं, हम तो झूठी डींगे हाँक रहे हैं आर्थिक शक्ति होने की। हमारी हुकूमतें सिर्फ ट्रम्प की तरह झूठ बोल रही हैं। हम लोग आर्थिक शक्ति नहीं है, हम सामरिक शक्ति भी नहीं, हम सैन्य शक्ति भी नहीं है बहुत बड़ी। हमसे बड़ी शक्ति तो चीन है, हमसे बड़ी शक्ति तो रूस ही है। अब लड़ रहा 3 साल से, तो भी फल फूल रहा है, उसकी इकॉनमी फल फूल रही है। हमसे तो बड़ी कई शक्तियां दुनिया में हैं, सैनिक भी, और आर्थिक शक्ति में तो हमारा नंबर कहीं, और ह्यूमन डेवलपमेंट में तो हमारा नंबर कहीं लगेंगे ना। 166वां नंबर है दुनिया में हमारा, बेरोजगारी में नंबर 1 है, आबादी में नंबर 1 है, इन बातों में नंबर 1 चल रहे हैं। हमने चीन को पछाड़ दिया, कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी। इसको कम उपलब्धि समझ रहे हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं। दूसरी उपलब्धि है कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। इतना बड़ा तो कोई भी डेमोक्रेटिक देश नहीं है। एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश के तरह हमें आचरण करना चाहिए, जिस तरह का आचरण पंडित नेहरू ने किया था कभी, स्वाभिमानी आचरण, नहीं परवाह की रूस की। सोशलिस्ट होते हुए भी, लेफ्टिस्ट होते हुए नेहरू कम्युनिस्ट कैंप में नहीं गए, फिडेल कास्ट्रो भी नहीं गया उनकी वजह से। फिडेल कास्ट्रो ने नेहरू का दामन पकड़ा था ना नॉन अलाइंड नेशन में। मिस्र ने किसका पकड़ा था? याद करो, नासिर को, टीटो को, सुकर्ण को। ये लोग नेहरू के साथ खड़े थे। ये थी इंडिपेंडेंट स्वाभिमानी राष्ट्र की विदेश नीति। जब हम पर हमला किया चीन में, तो अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा था, रूस भी हमारे साथ खड़ा था, खुर्शेव भी हमारे साथ था, कनेडा भी हमारे साथ था। दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी। ठीक है कि चीन ने हमारे साथ धोखा किया, बहुत दगा किया। पंडित नेहरू ने, क्योंकि सरल व्यक्ति थे, कभी हृदय थे, चाउन लाई पे भरोसा कर लिया, और चाउन लाई ने दगा किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई।
आज कौन खड़ा है हमारे साथ मुसीबत में, बताइए आप मुझे। अभी चीन से हमारा झगड़ा हो जाए, सब चुप लगा जाएंगे। ये ट्रम्प तो वैसे ही डरता है चीन से, और पुतिन की दोस्ती है चीन से, वो भी नहीं बोलेगा। सोचो अगर हो जाए हमारा युद्ध चीन के साथ शुरू, क्योंकि कई बार कगार पर आ चुका है। अभी गलवान घाटी में हम लोग लड़ चुके हैं, एक बार झड़प हो चुकी है। अभी डोकलाम में हमारी फौजें आमने सामने रही 6 महीने तक। ये कोई बहुत दूर का बात नहीं है कि हमारा चीन से युद्ध नहीं हो सकता। सीमा पे तनातनी हमेशा बनी रहती है चीन के साथ, काफी समय से 4,000 किलोमीटर लंबी सरहद है भाई, 4,000 किलोमीटर। चाइना लगातार प्रयास करता है अतिक्रमण करने का भारतीय सीमा के अंदर, और लगातार इस प्रयास में वह लगा रहता है, तो तमाम विवाद सामने आए। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आते हैं और हम बात करें एलन मस्क की, क्योंकि एलन मस्क जिस तरह से पूरा हावी है ट्रंप पे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और शासन में दिखाई देता है एलन मस्क की जो दखलंदाजी है, बड़ा स्पष्ट रूप से, उसमें कोई छिपी बात नहीं है, और जिम्मेदारी भी दी है एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है। तो ऐसे में जो व्यापारिक लोग हैं, उन्हें प्रशासन में जिम्मेदारी देना, नीतियों में जिम्मेदारी देना कहां तक उचित है? देखिए, ऐसा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या पूंजीवादी दुनिया में छुपा और खुला खेल होता है। अब की बार खुला खेल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन राजनीति पर पूंजीपतियों का या बड़े बड़े उद्योगपतियों का पहले प्रभाव नहीं था, क्योंकि अमेरिकन राजनीति पूंजीवाद के ही तहत काम करती है। नव साम्राज्यवाद का फायदा पूंजीपतियों को मिलता है, थोड़ा बहुत टुकड़ा और लोगों को मिल जाता है, गरीबों को मिल जाता है इसका उसका। हमारे यहाँ नहीं खुला खेल हो रहा। कौन नहीं जानता अडवाणी चला रहे हैं सरकार, कौन नहीं जानता। अब अडवाणी को लेकर अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका को लेकर अडवाणी में क्या हो रहा है। अडानी जो है ना, अडानी, हाँ सॉरी, अडवाणी नहीं, अडानी, सॉरी, अडवाणी जी का नाम गलती से आ गया। बड़ी उम्र बन जाएगी उनकी तो। वो तो अब 95 के हो गए, और 100 जिएंगे अडवाणी जी को। हमारी भी दुआएं वो 100 जिए। उनको बड़ा वंचित रखा गया उनके अधिकारों से, उनको इतने बड़े लीडर से दोबारा रिवाइव किया, उनको राष्ट्रपति बना देते कम से कम। खैर छोड़िए, वो अलग प्रश्न है, वो राजनीति में हम नहीं घुसते उसमें। वो जाने, उनकी राजनीति जाने, हमें क्या लेना देना। लेकिन अडानी को लेकर देखिए ना कितना प्रभाव है। हर चीज अडानी को दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भाई? हवाई अड्डे दे दिए, बड़े बड़े बंदरगाह दे दिए। अभी जो पोर्ट पर 30,000 करोड़ की ड्रग उतरी, उसका क्या हुआ? खुलेआम खुला खेल है। यही खुला खेल अमेरिका में शुरू हो गया। पहले खुला खेल नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि अंबानी को कांग्रेस ने मदद नहीं की, लेकिन खुल के नहीं की, छुप कर की। अंबानी शक्तिशाली बना कांग्रेस के दौर में, आप जानते हैं। टाटा बिरला भी पिछड़ गए थे, और अब तो अंबानी भी कहीं नहीं है अडानी के आगे, है कहीं। बड़े बड़े ठेके दिलवाए जाकर, खुद लंका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, लंका से भगा दिया। अभी वो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट आ गया वहां, उन्हें भगा दिया, अडानी को भाग यहाँ से। क्या कर लिया हमने? नेपाल से बेदखल कर दिया गया अडानी जी को। एलन मस्क अगर खुला खेल खेल रहा है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। पहले पर्दे के पीछे खेलता था, अब खुला खेल खेल रहा, क्योंकि एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट बन गया। पॉलिटिशियन बनता तो आने नहीं देता सामने। ये तो बिजनेसमैन है, इसे कोई परवाह नहीं है। इसे ना शर्म है ना धर्म है इसका कोई, ना ही डेमोक्रेटिक है। अब आखिरी पारी है तेरी, खुल के खेल। तो ये मत समझिए कि पूंजीवादी व्यवस्था में ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सरकारें चलाने में। पहले भी था। बिरला जी को क्यों नहीं मिलते थे इतने लाइसेंस जितने बिरला जी को मिले कांग्रेस के समय में? शुरू में टाटा को क्यों नहीं मिले, या किसी और को क्यों नहीं मिले? लाइसेंस राज कहा जाता था ना, जो मनमोहन सिंह ने खत्म किया। कांग्रेस ने खुद ही खत्म किया लाइसेंस राज को, किसी और ने नहीं किया। बीजेपी ने खत्म नहीं किया, माफ करना, आपको अच्छी तरह मालूम है। बस फर्क इतना है कि भाई कांग्रेस अपने गलतियों को मानती थी, सुधारती थी, कम से कम इतना गंदा और खुला खेल नहीं खेलती थी। पर्दे के पीछे तो वो भी खेलते थे, पैसे का खेल। अब डेमोक्रेसी तो पैसे से ही चलती है ना। छोटे से पार्षद के इलेक्शन में या एक सांसद के इलेक्शन में कितनी दौलत खर्च होती है, कहाँ से आती है? पब्लिक चंदा देती है क्या? चरण सिंह की तरह 1-1 रुपया लेना किसानों से, यही लोग देते हैं। अटल बिहारी को 1-1 रुपए से लोग तोलते थे जब भारतीय जनसंघ चलती थी। अब तो नहीं तोलता कोई। मोदी जी को 1-1 रुपए से, या जो अध्यक्ष है, बदल गया, ट्रेंड बदल गया ना।
तो अब जनता नहीं चलाती डेमोक्रेसी, अब दौलत चलाती है इस डेमोक्रेसी को, बिल्कुल। दौलत भाषा चलाती है। अटल बिहारी को हमने देखा है कि एक एक रुपए के सिक्के से तोलते हैं, हमने देखा है। आप तो छोटे हो हमसे, शायद आपको याद ना हो, आप तो बहुत छोटे हो हमसे, मुझे याद है अच्छी तरह। इसी मेरठ के अंदर हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा, ग्वालियर में मैंने देखा। ग्वालियर से इलेक्शन लड़े, हार गए थे हालांकि माधव सिंधिया से। एक एक रुपए इकट्ठा करके लोगों ने तोला था अटल जी को, वो पैसा दिया था, उससे लड़े इलेक्शन। कोई कॉर्पोरेट नहीं था बड़ा इनके पीछे, महारानी सिंधिया का जरूर समर्थन था, वहां से हो सकता है कुछ पैसा मिला हो, वो भी कितना दे देती। ये अडानी तो भैया लाइसेंस दो इधर माल ले लो, क्या है ये एलन मस्क का है, एलन मस्क ने लड़वाया इलेक्शन ट्रम्प को, पूरा इलेक्शन खुल गए, और उसको कितना बड़ा पावर दे दिया। इसी वजह से एलन मस्क का प्रभाव भी दिखाई देता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और खुल के वे अपनी जो एलन मस्क के द्वारा जो भी बताई जा रही है बातें, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और तमाम तरह की बातें हो ही रही हैं, ट्रंप की राजनीति किस दिशा में और जाएगी और क्या गुल खिलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबका जो एक उत्सुकता भी इस तरफ लगी हुई है कि लगातार ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने, कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट उनके स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है कि ट्रंप लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और जेलेंस्की के साथ जिस तरह से तो मैं सार्वजनिक हुई है, उसने तो बहुत सारी बातें का जो अनुमान है लगाने की, एक मतलब हो गया है कि दुनिया किधर जा रही है और दुनिया में आने वाले समय क्या होगा। इन्हीं बातों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को पूरा विषय भी समझ में आया होगा और उन्हें चर्चा भी जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।